हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज आपके लिए कुछ नए एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो कि अभी लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उस पर बेस्ड हैं ये एमसीक्यू। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो एचजीएस लेवल के जो भी जजमेंट मुझे मिले उनसे मैंने एमसीक्यू देने की कोशिश की है। और चूँकि हम लोग एडीजे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कौन से टॉपिक को फोकस करते हैं, इस एग्ज़ाम से संबंधित कौन सा टॉपिक बहुत क्लोज होता है, वो सारे टॉपिक्स को मैंने चुना है। और उससे संबंधित जो भी अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उन पर आधारित ये एमसीक्यू है। और बहुत संभावित एमसीक्यू हैं। अगर फैसला पूछा जाता है तो मैं समझता हूँ कि इन टॉपिक्स से पूछा जाना चाहिए। वो तो पेपर पर ही पता चलेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन मेरी अपनी ये कोशिश है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शेयर करता हूँ मैं आपको। पहला एमसीक्यू है, अग्रिम जमानत से संबंधित वाद है। सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट, एनसीटी ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट 2020 का ये केस है। दूसरा है डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2021 का केस है। और अब इसमें जो तीसरा एमसीक्यू है वो केवल ए या फिर ए एवं बी दोनों। तो देखिए, अग्रिम जमानत से संबंधित जो अभी हाल के लेटेस्ट केस हैं उनमें ये दोनों ही संबंधित हैं। ये दोनों केस ही संबंधित हैं। और जो सुशीला अग्रवाल का केस है वो 5 जजेज बेंच का जजमेंट है, और जो डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी का केस का जो जजमेंट है वो 3 जजेज बेंच का जजमेंट है। लेकिन दोनों में लगभग एक सी बात कही गई है। तो ये जो पहला एमसीक्यू है, अग्रिम जमानत से संबंधित एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित जो केस है वो सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट, एनसीटी ऑफ दिल्ली या और डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दोनों ही केस अग्रिम जमानत से संबंधित हैं। इनको याद रखिएगा। अब इस केस में कहा क्या गया है ये अपन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि किस वाद में यह अवधारित किया गया कि अग्रिम जमानत अपने प्रभाव के संदर्भ में कोई परसीमा नहीं रखती। यह किस केस में कहा गया? पहला सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दूसरा सलाउद्दीन अब्दुल समद शेख वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, या ए एवं बी दोनों। और जो डी ऑप्शन है वो ना तो ए ना तो बी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें अभी आपने पढ़ा कि सुशीला अग्रवाल का केस है अग्रिम जमानत से संबंधित, तो इसी में ही ये कहा गया है कि अग्रिम जमानत अपने प्रभाव के संदर्भ में कोई परसीमा नहीं रखती। अब एक्चुअली इस जजमेंट में कहा क्या गया है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये देखिए, इसमें कहा गया है सुशीला अग्रवाल के केस में, वंस एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 438 CRPC बाय आइदर अ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, इट डज नॉट हैव एनी टाइम लिमिट टू इट रिगार्डिंग इट्स इफेक्ट।
It was held no need to get a regular bail once anticipatory bail is granted. तो जनरली ऐसा पहले होता था कि रेगुलर बेल लेने की ज़रूरत पड़ती थी जब आपके पास एंटीसिपेटरी बेल होती थी, और आईओ या अपनी चार्जशीट जो भी है वो जब कोर्ट में दाखिल कर देता था तो ऐसा माना जाता था कि एंटीसिपेटरी का जो टाइम पीरियड है वो समाप्त हो गया, अब उन्हें रेगुलर बेल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात को ये क्लियर कर दिया गया सुशीला अग्रवाल वाले केस में कि नो नीड टू गेट अ रेगुलर बेल वंस एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड। तो ये इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया। अब देखिए राजेश, जो डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, इसमें क्या कहा गया ये भी देख लीजिए। लगभग सेम बात है, लेकिन ये 3 जजेस बेंच का निर्णय है और वो 5 जजों के बेंच का निर्णय है। तो डॉक्टर राजेश प्रताप गिरी में कहा गया वंस एन एंटीसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड it protected the accused until the end of trial and there is no need to obtain regular bail after charge sheet is filed by police into the court। तो लगभग सेम बात है। तो ये हमें याद रखना है कि दोनों केसेस संबंधित हैं एंटीसिपेटरी बेल से, और दोनों में लगभग ये बताया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल यदि ग्रांट हो गई है आपकी, तो अब आपको आगे रेगुलर बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सुशीला अग्रवाल में एक चीज़ थोड़ा ज़्यादा बताई गई है, वो टाइम लिमिट के बारे में। तो बस ये याद रखना है कि अगर टाइम लिमिट के बारे में पूछ रहा है कि कब तक ये प्रभावशील रहती है, तो सुशीला अग्रवाल आप देख लीजिएगा, उसको करिएगा। और यदि रेगुलर बेल को लेकर के बात होती है तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि उसमें केस में आपके क्वेश्चन में जो अल्टरनेट्स हैं वो क्या दिए गए हैं और आपको क्या टिक करना है, यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। अब जो तीसरा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है धारा 319 सीआरपीसी से संबंधित वाद है। तो धारा 319 319 सीआरपीसी से संबंधित वाद है। पहला सरताज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट, ये 2021 का है। दूसरा हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट, ये 1947 का है। सी केवल ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो धारा 319 से संबंधित वाद की अगर बात करते हैं तो ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, और ये अभी लेटेस्ट है और वो 1947 का है। अब इसमें फर्क क्या है ये आगे के एमसीक्यू में देख लेते हैं, इसको भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। किस वाद में धारा 319 सीआरपीसी के विस्तार का अवधारण किया गया है? तो यही बात मुझे बतानी थी कि ये जो हरदीप सिंह का वाद है ये और सरताज सिंह का वाद, ये दोनों धारा 319 से संबंधित हैं। और अभी जो ये लेटेस्ट जजमेंट आया है इसमें धारा 319 के स्कोप को लेकर के बात कही गई है। तो अगर स्कोप पूछता है तो फिर आपको सरताज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा टिक करना होगा। अब सरताज सिंह में क्या कहा गया है ये भी आप देख लीजिए।
सरताज सिंह में ये कहा गया कि ट्रायल कोर्ट डज नॉट नीड टू वेट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन टू समन पर्सन ये वो पर्सन है जो नया व्यक्ति है। चूंकि धारा 319 कहती है कि अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति की बात करती है। तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ड्यूरिंग ट्रायल उभर कर सामने आ रहा है और उसके संदर्भ में ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है, या हो सकता है उसका नाम चार्जशीट में हो लेकिन उसको बुलाया नहीं गया क्योंकि उसे अभियुक्त नहीं बनाया गया। तो उसे अभियुक्त नहीं बनाया गया, लेकिन साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति अभियुक्त हो सकता है और उस व्यक्ति का इस अभियुक्त के साथ साथ विचारण किया जा सकता है। तो ये पावर देती है सीआरपीसी की धारा 319। तो ये जो टू समन पर्सन्स अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी की बात है, ये वही पर्सन है जो दोषी होने का प्रतीत तो हो रहा है लेकिन उसको अभियुक्त नहीं बनाया गया। तो इसमें यही ट्रायल कोर्ट को कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया जा सकता है और उसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाती है और उस पर ही यदि उस व्यक्ति का नाम उभर कर आता है तो हमें क्रॉस एग्जामिनेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उस व्यक्ति को कॉल किया जा सकता है। ये सरताज सिंह वाले केस में बताया गया, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, ये इसी से रिलेटेड केस है, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी हाल का जो लेटेस्ट है वो सरताज सिंह वाला है जिसे आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि रंजीत सिंह वर्सेस पंजाब ये 1998 का केस है, ये भी धारा 319 से संबंधित है लेकिन ये स्कोप से संबंधित नहीं है। इसमें बताया गया है साक्ष्य के बारे में कि जो धारा 319 के अंतर्गत जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो ये आईओ या जो भी हैं, जो भी साक्ष्य प्राप्त करते हैं वो वहाँ पर दाखिल करते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि वो साक्ष्य नहीं है। इसमें ट्रायल के दौरान दिया गया साक्ष्य से मतलब है इस साक्ष्य शब्द के अर्थ को इंटरप्रेट किया गया है। तो हमें जानना है कि स्कोप सरताज सिंह वाले में है और रंजीत सिंह वाले में साक्ष्य के संबंध में व्याख्या की गई है। तो ये दोनों बात आप याद रख सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट में अभी ये सरताज सिंह की बात है और इसमें क्या कहा गया ये भी बता दिया गया कि उसे ट्रायल कोर्ट को अब क्रॉस एग्जामिनेशन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई है और उस पर कोई व्यक्ति का नाम आता है तो वो उसे कॉल कर सकता है। ऐसी व्यवस्था इस वाले केस में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वही सरताज सिंह वाले केस से। उसमें क्या क्या कहा गया है ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं। उसको एक एमसीक्यू फॉर्म में मैंने लिया। किस वाद में अवधारण किया गया कि विचारण न्यायालय को धारा 319 सीआरपीसी के अंतर्गत नए व्यक्ति को समन करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली कहा गया ट्रायल कोर्ट डज नॉट नीड टू वेट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन टू समन द पर्सन अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी। ये किस केस में कहा गया, तो आपको सरताज सिंह का केस याद रखना है। तो ये कहा गया है सरताज सिंह वाले केस में कहा गया है, सरताज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। हालांकि शशिकांत सिंह वर्सेस तारकेश्वर और रुखसाना खातून वर्सेस सखावत हुसैना, ये दोनों केस भी धारा 319 से ही संबंधित हैं।
लेकिन इन जो पूछा गया है वो इनमें बात नहीं कही गई है। तो जो ये शशिकांत सिंह वाला केस है, इसमें ये कहा गया है कि विचारण कि जिस व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो जिस अपराध के लिए वो आशयित है या ऐसा लगता है, उसी अपराध के लिए ही विचारण किया जाएगा। ये शशिकांत वाले केस में कहा गया है कि समन किए गए व्यक्ति का विचारण उसी अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उसको समन किया गया है। ये शशिकांत वाले में कहा गया है। और रुखसाना वाले केस में ये धारा 319 से संबंधित है और इसमें जो मामला था हाई कोर्ट में, उसको हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि धारा 319 के विरुद्ध था हाई कोर्ट का, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 319 के अधीन शक्तियां परसीमाओं द्वारा सीमाबद्ध हैं। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि हमारा जो संदर्भ है, आज का जो वीडियो है, वो लेटेस्ट जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट को, उन्हीं को लेकर के है। तो हम ये सरताज सिंह वाला केस आपको याद रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी हाल के ही है और किसी न किसी परीक्षा में ये केसेस जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन हमारे एचजीएस लेवल से ये मैच करते हैं, इसलिए हमने इन केसेस को के जो एमसीक्यू हैं वो बनाने की कोशिश करी है। अब एक और वाद है, फकरे आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। तो ये जो फकरे आलम है, इनका केस अग्रिम जमानत से संबंधित है, सेक्शन 438 सीआरपीसी, या फिर डिफॉल्ट बेल से संबंधित है, सेक्शन 167(2) सीआरपीसी, या फिर अपील से संबंधित है, डी, या फिर धारा 395 डायरेक्शन से संबंधित है। तो ये आपको बताना है। तो जो फकरे आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद है, ये डिफॉल्ट बेल से संबंधित है। ये आपको याद रखना है कि डिफॉल्ट बेल से संबंधित है ये वाद। अब इस वाद में क्या अवधारित किया गया है, क्या कहा गया है, ये देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अवधारित किया कि डिफॉल्ट बेल एक मूल अधिकार है, वह केवल संवैधानिक अधिकार मात्र नहीं है। तो फकरे आलम में कहा गया है कि डिफॉल्ट बेल अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 167 क्लास 2 ऑफ द सीआरपीसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड नॉट मेयरली अ स्टैच्यूटरी राइट, ये कहा गया है इसमें। तो ये फकरे आलम को याद रखिएगा। ये 2021 का केस है, फकरे आलम का अच्छा केस है और इसमें डिफॉल्ट बेल को मूल अधिकार मान लिया गया है। और ये 167 आप जानते ही होंगे, तो इस पे हम लोग अभी बात नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुराधा भसीन वर्सेस भारत संघ का संबंध है अनुच्छेद 19(1) सब क्लास ए से, या अनुच्छेद 21(a) से, या फिर अनुच्छेद 20 से, या फिर अनुच्छेद 16 से। तो अनुराधा भसीन वर्सेस भारत संघ का जो संबंध है केस का, वो है अनुच्छेद 91(a) से है। और इसमें कहा गया है, राइट टू इंटरनेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कहा गया है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट टू इंटरनेट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसका मतलब वो मौलिक अधिकार का एक पार्ट है। तो वो ये भी पूछ सकता है, इंटरनेट का राइट किसका
भाग है या किससे संबंधित है या इंटरनेट का अधिकार है। और नीचे वो मूल अधिकार भी दे सकता है, संवैधानिक अधिकार दे सकता है, निदेशक तत्व दे सकता है, जैसा भी वो पूछ ले, चूंकि पूछना उसको है, आंसर हमको करना है। तो हमें तैयार रहना चाहिए, जिस क्वेश्चन के जितने एंगल हमको मिल सकते हैं उतने एंगल हमको निकाल लेना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, लेते हैं। अनुराधा भसीन वर्सेस भारत संघ के वाद में कहा कि राइट टू इंटरनेट, इंटरनेट का अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही एक भाग है, या फिर राइट टू इंटरनेट अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नहीं आता, या फिर राइट टू इंटरनेट एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह अभी विकासशील अवस्था में है। क्या कहा गया? तो अभी हमने पढ़ा कि इंटरनेट का जो अधिकार है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही एक भाग है। तो अनुराधा भसीन का केस याद रखिएगा। और ये कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया गया था उस समय ये समस्या खड़ी हो गई थी कि दूर संचार बाधित हो गया था, संपर्क बंद हो गए थे। और अनुराधा भसीन जो है वो कश्मीर में ये जो एक पत्रिका या कोई पेपर निकलता था, पेपर का नाम है कश्मीर टाइम्स की, ये एग्जीक्यूटिव एडिटर थी अनुराधा भसीन। और इन्होंने ही ये फिर याचिका की थी कि ये जो सारे संपर्क जो टूट गए हैं उनको लेकर के, और ये जो इनका जो ये जो भी पत्रिका या अखबार जो भी है वो भी नहीं छप पा रहा था, निकल पा रहा था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसमें ये अवधारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दहेज मृत्यु यदि अप्राकृतिक मृत्यु साबित नहीं होती तो धारा 304(b) आईपीसी के तहत दोष सिद्धि नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि धारा 304(b) आईपीसी के अंतर्गत यदि दोष सिद्धि की जानी है तो जो दहेज मृत्यु है उसे अप्राकृतिक होना बहुत आवश्यक है। मतलब उसे अप्राकृतिक होना ही होना है, तभी वो 304(b) आईपीसी के तहत कवर होगी और दोष सिद्धि की जाएगी। अगर वो अप्राकृतिक मृत्यु नहीं है जिसे दहेज मृत्यु कहा जा रहा है तो फिर वो 304(b) आईपीसी के तहत दोष सिद्धि नहीं होगी। ये मतलब है, जजमेंट ये कह रहा है स्पष्ट रूप से। तो ये किसमें कहा गया? तो ये संदीप कुमार वर्सेस उत्तराखंड राज्य में, ऐसी ये 2020 का ही केस है, या कुश कराल वर्सेस भारत संघ के संबंध में के वाद में कहा गया, या फिर सूबेदार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2021 का जो केस है उस पर कहा गया, या किसी में नहीं कहा गया। तो ये संदीप कुमार वर्सेस उत्तराखंड राज्य का केस है और इसमें ये बात कही गई है कि यदि दहेज मृत्यु अप्राकृतिक मृत्यु नहीं साबित होती तो वो धारा 304(b) आईपीसी के तहत दोष सिद्धि उसकी नहीं होगी। ये संदीप कुमार वर्सेस उत्तराखंड राज्य सुप्रीम कोर्ट का केस है 2020 का, इस पे ये अवधारित किया गया है। इसी तरह के अभी बहुत से एमसीक्यू है। अभी कोविड को लेकर के एक बहुत अच्छा केस है, और नरेश कुमार मंगला के भी केस है का एक केस है, मीडिया में जानकारी लीक करने से संबंधित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी होती है तो एक बहुत अच्छा केस आया है। तो ये मैं अभी आपको आगे वाले वीडियो में एमसीक्यू के रूप में देने की तैयारी कर रहा हूँ। तब तक ये आपको जो मैंने 10 एमसीक्यू दिए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि ये अगर आपको ठीक लगा, मेरी तरफ से जो जानकारी मैंने अपनी तरह से देने की कोशिश की इस एमसीक्यू फॉर्म में, यदि आपको ये हेल्पफुल हो सकते हैं या आपको ठीक लगा कि नहीं ये
वीडियो ठीक तरह से बनाया गया है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो करके अगर आपको मिलते हैं तो आपको आसानी होती है, सुविधा होती है। जो भी है आप कमेंट करिए, और अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आगे के फिर कुछ केसेस और लेकर के अभी आपको करीब जो अपने एचएस लेवल से संबंधित हैं उन्हीं केसेस को, अभी 20-25 केस को लेकर के मैं 1-2 वीडियो और दे दूंगा एग्ज़ाम के पहले तक, चूँकि 5 सितंबर को तो एग्ज़ाम ही है हमारा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बताइएगा कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं आपको आंसर भी करूँगा। लेकिन अगर आपको किसी केस में कुछ डाउट लग रहा है तो आप गूगल कर लीजिएगा और अपने डाउट को कंफर्म कर लीजिएगा। धन्यवाद।